गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इजी चैप्टर मैंने शुरू इसलिए किए हैं क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्ट्रक्शन में बच्चों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, जो मुश्किल चैप्टर हैं होप सो कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, हम तब उन्हें शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है जो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे बायोस्फीयर में लिविंग रिसोर्सेज आते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज आते हैं। लिविंग रिसोर्सेज को हम बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को हम बायोटिक कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आ रहा है, प्लांट एनिमल आ रहे हैं। अब बायोटिक में एयर, वाटर और लैंड हैं। फिर हमने अलग अलग पॉल्यूशंस को भी हाईलाइट किया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एग्रीकल्चर वेस्ट। उनका रीज़न क्या है, किस वजह से ये सारे पोल्यूशन होते हैं, ये भी सब हमने यहाँ पर लिख के दिया है। तो आप इस फ्लो चार्ट को कम से कम 3-4 बनाने की कोशिश ज़रूर करना। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ईजीएस्ट चैप्टर है। देखो कि अर्थ पर जो लाइफ है वो डिपेंड है किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी है, पानी है। ठीक है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉज विंड। ठीक है, जब अर्थ जो होती है वो कहीं गर्म कहीं ठंडी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, इस पूरे उसमें, जो आपको ईजीएस्ट इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है कि जब पानी जो होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसी की वजह से फिर दोबारा कंडेंस होकर के हमें क्या देता है, रेन देता है। तो एक बार आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट मैंने लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। कुछ समझना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से कि बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें अर्थ पर मिलते हैं, डायरेक्ट नेचर ने हमें वो दिए हुए हैं और जिनकी वजह से जो हमारी लाइफ रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बिना हम जी नहीं सकते। वो सारे रिसोर्सेज किस में आते हैं, अर्थ रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अगर हम आउटर मोस्ट क्रस्ट की बात करें अर्थ की, तो क्या होती है, ये लिथोस्फेयर है। ठीक है, वाटर कवर 75% हमारी अर्थ को किसने ढका हुआ है, पानी ने ढका हुआ है। और ये कहाँ मिलती है, अंडरग्राउंड में भी पानी हमें मिल जाता है। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, और जो पानी का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमोसफेयर। और एयर का वो एक ब्लैंकेट जिसने पूरी अर्थ को ढका हुआ है वो क्या है, वो एटमोसफेयर है। ठीक है, और इन सब से मिलकर के जो बना हुआ है वो क्या है, बायोस्फेयर। All living things on the earth together with atmosphere, hydrosphere, lithosphere interact and make the life possible on earth is known as the biosphere। ठीक है, किसके, इनमें दो मेन क्या होते हैं आपके, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, जो हमारे लिविंग बींग्स हैं जैसे प्लांट और एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो आते हैं कि हैं तो नॉन लिविंग लेकिन इनके बिना लिविंग बींग जिंदा नहीं रह सकते, जैसे एयर, वाटर और सॉइल हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम एयर की बात करें तो आपको पता ही है, हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन में सभी लिविंग बींग्स क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। फिर आ जाता है कि एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। एटमॉस्फेयर अपने आप में क्या है कि एयर के जिस ब्लैंकेट ने पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो जो सन से बहुत ज़्यादा लाइट या टेम्परेचर अर्थ पर आ रहा होता है उसको ये रोक देती है। ठीक है, द अर्थ कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये अर्थ क्या होता है कि दिन के टाइम अलग होता है और पूरे साल आपको पता है कि ये घूमती रहती है। एक बार 12 घंटे का दिन और एक बार 12 घंटे की रात होती है। तो ये क्या है, ये सब ये कांस्टेंट रहता है कि अर्थ को चक्कर कैसे लगाना है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट। इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द एग्जाम्पल हो गया एट मून देयर इज नो एटमोसफेयर एंड सो द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखो अब इसको एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि अगर अर्थ के ऊपर क्या हो, एयर का कवर ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब सन से रेडिएशन हमारी अर्थ पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट को अंदर आने से भी रोकते हैं और
पूरे दिन भर में ये एटमॉस्फेयर थोड़ी सी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिससे रात के टाइम ये अर्थ जो होती है बिल्कुल ठंडी नहीं हो पाती। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, लाइफ है। लेकिन देखो मून पे क्या है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर में बहुत क्या है, डिफरेंस है। जब वहाँ पर दिन होता है तो 190 डिग्री सेल्सियस तक दिन का टेम्परेचर चला जाता है, और -110 डिग्री सेल्सियस तक क्या चला जाता है बच्चों, -110 डिग्री सेल्सियस तक रात का टेम्परेचर चला जाता है, इतनी ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। ठीक है बच्चों, देखो ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। जब दिन के टाइम होता है तो समुद्र से किस तरफ चलती है, लैंड की तरफ हवा चलेगी। दिस इज बिकॉज द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग। अब देखो ऐसा क्यों होगा, देखो जो पानी होता है उसमें आपको आपने इतने बड़ा कन्वेक्शन होता है, तो वो धीरे 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 अपने नीचे की लेयर्स में अपनी टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो ऊपर की लेयर पानी की कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। लेकिन ज़मीन क्या होती है, सॉलिड होती है। लैंड कैसी है, सॉलिड है। तो उसकी ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर उड़ने वाली हवा भी गर्म हो जाएगी। और आपको पता ही है हॉट एयर इज़ लाइट इन वेट, तो वो ऊपर की तरफ उड़नी शुरू हो जाती है, और जो सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं वो उसकी जगह ले लेती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो क्या होता है कि रात में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, और रात के टाइम जब सन नहीं होता है तो दिन में जो समुद्र का नीचे का पानी गर्म हो गया था वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। तो क्या होता है बच्चों की, जो ऊपर सी के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो गर्म हो जाती है, सॉरी। और ज़मीन कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो सी के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, तो फिर वो ऊपर की तरफ उड़ेगी। तो लैंड की तरफ से हवा किधर की तरफ चलती है, फिर सी की तरफ चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, और हम मिलेंगे जब क्लास में एक बार फिर से आपको इसको समझा दिया जाएगा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड्स। और जो मूवमेंट होता है हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी से क्या होती है, हवा चलती है। अब आ जाते हैं हम रेन पर। तो रेन आपको पता ही है बच्चों कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की अपने आप में एक साइकिल है, और ये वाटर साइकिल भी बनाती है। कैसे बनाती है, देखो विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, जिसकी वजह से पानी अलग अलग जगहों पर बारिश होती है। देखो बच्चों, जो भी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे आपके रेन सीज हो गए, आपकी रिवर्स हो गई, तो उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है दिन में वो बहुत गर्म होती है। गर्म होने पे क्या होता है कि वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। उसे हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन। जब वो ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ऊपर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड्स में, कंडेंसेशन के थ्रू। और जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर अमाउंट हो जाती है तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू नीचे आ जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। और ये रेन एग्रीकल्चर, प्लांट्स वगैरह और सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं डैम्स में, पूल्स में, अलग अलग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब हवा में कुछ अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब वो सांस लेने के लायक ना रह जाए तो हम कहते हैं कि वो एयर पॉल्यूट हो गई है, और उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में अगर हम इस पॉल्यूट एयर में सांस लेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लांट में क्या होगा, उसकी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी जो क्लोरोफिल होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और उनकी पत्तियों के ऊपर कुछ पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। इसी का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, आपको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं आजकल अपने आसपास, राइट। तो फॉसिल फ्यूल से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, किसके, सल्फ़र के और नाइट्रोजन के। ठीक है, ये हवा के अंदर मिल जाते हैं, और ये वाटर के अंदर डिज़ोल्विंग ऑक्साइड्स हैं। तो जब भी बारिश होगी तो ये ऑक्साइड्स उस बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और जब बारिश के पानी में घुल करके नीचे आते हैं तो उस बारिश को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, जो प्लांट्स के लिए और अलग बिल्डिंग्स के लिए जो स्टोन्स की बनी हुई है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि ग्लास से बने हुए कुछ घर बनाए जाते हैं,
दिन में जो CO2 होती है, आपको पता ही है CO2 अर्थ को वार्म रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे ही उसको गर्म रखती है जैसे हम कोई ग्लास का हाउस बना दें और उसके अंदर टेम्परेचर ट्रैप हो जाए। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि क्यों अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि CO2 थोड़ा सा जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब तो करके रखती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो फिर वो ज़्यादा काम करेगी। अब आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा जब दिन में सूरज निकलता है तो उसकी बहुत ज़्यादा हीट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से। और जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलर कैप्स हैं वो पिघल रहे हैं। अब बच्चों, पोलर कैप्स अगर पिघलेंगे तो जितने भी कोस्टल रीजन्स पर बसे हुए सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, यानी कि डूबने शुरू हो जाएंगे, जिनमें हांगकांग, जापान, ये सारे कंट्री शामिल हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी भी जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो उन पर भी इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस आ गया है और आप लोग सब घर में बंद हो, तो आपकी क्या हो गई, एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं। ये मैंने आपको एक पिक्चर बना के दी है, किसकी है ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है। सन से जो रेज आ रही है, जो हीट है, वो रात के टाइम वापस चली जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कुछ पार्ट देखो ये वापस नहीं गई है, ये वापस अर्थ ने क्या कर लिया है, एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसी वजह से हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आज आपको यहाँ तक करना है, थोड़ा थोड़ा आप करिए और समझ के काम को करिए बच्चों। जल्दी ही आपके FA भी अनाउंस होने वाले हैं, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।